स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। दोस्तों 1950s में जवाहरलाल नेहरू और प्रशांत चंद्र महलनोबिस की जोड़ी ने भारत का इंडस्ट्रियल मॉडल डिजाइन किया था और उस मॉडल का मूल मंत्र था कि हेवी इंडस्ट्रीज एंड PSUs विल ड्राइव द ग्रोथ। अब इसके बाद सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 में जो आया उसमें महलनोबिस मॉडल ने यह माना कि सरकार बड़े बड़े इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को कंट्रोल करेगी, जैसे कि स्टील, मशीनरी, टेलीकॉम, एविएशन। अब इस सोशलिस्ट फ्रेमवर्क को उस समय का ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिस समझा गया, पर यही फ्लॉड फाउंडेशन बना हमारी इकोनॉमी के लिए। प्राइवेट सेक्टर को साइडलाइन कर दिया गया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पर जोर था और स्टेट एज अ प्रोड्यूसर अप्रोच को एक ऑर्थोडॉक्सी की तरह अपना लिया गया। दोस्तों शुरुआत में लोगों ने तालियां मारी और PSUs को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला गया, लेकिन अंदर ही अंदर एक ऐसी बीमारी पल रही थी जो अगले कुछ दशकों में बाहर आ गई। पब्लिक सेक्टर को मॉडल एम्प्लॉयर और सोशल वेलफेयर का जरिया माना गया, प्रॉफिट को प्रायोरिटी नहीं दी गई और इसका रिजल्ट क्या हुआ? काफी CPSEs यानी कि सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस अपना इनिशियल मिशन पूरा करने के बाद इररिलेवेंट हो गए और नुकसान देने लगे। लेकिन फिर भी सोशलिस्ट सोच के कारण ना तो इन्हें बंद किया गया और ना ही इन्हें प्राइवेटाइज किया गया और हर बार नए टैक्स पेयर पैसों से इन्हें रिवाइव करने की कोशिश होती रही। अब दोस्तों इसके बाद जो महलनोबिस मॉडल था उसके अगर फंडामेंटल प्रॉब्लम्स को देखें तो देखिए, हैवी इंडस्ट्री फोकस होने के कारण इनिशियल PSU सेटअप तो था पर इकोनॉमी में जॉब्स और एफिशिएंसी नहीं बढ़े। यह मॉडल ओवर रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर था, जहां कैपिटल एलोकेशन जो थी वो सरकार करती रही और मार्केट को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ कि रिसोर्स मिस एलोकेशन और बहुत बुरे इंसेंटिव्स फेस करने पड़े। अब 1960 और 70 के दशक में इंदिरा गांधी ने तो एक कदम आगे बढ़ के बैंक्स और कोल माइंस वगैरह को नेशनलाइज कर दिया। अब इससे एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा पूरा होता दिखा, पर असल में दोस्तों प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन का गला घोट दिया गया। प्राइवेट सेक्टर को विलन बना दिया गया और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस बिल्कुल रुक सी गई, क्योंकि नई टेक्नोलॉजीज को लाने के लिए प्राइवेट कंपनीज का जो एंट्री था वो खुद ही रिस्ट्रिक्टेड था। अब इसके बाद लाइसेंस और परमिट राज ने नई कंपनीज को एंट्री नहीं करने दी। मतलब जो PSU बना लिए बस वही मोनोपोली बन के रह गए और कंपटीशन का नामो निशान नहीं था। अब इसका दोस्तों रिजल्ट क्या हुआ कि हम एक जीरो अकाउंटेबिलिटी और जीरो इनोवेशन मॉडल पे पहुंच गए। PSU के कल्चर की सबसे बड़ी समस्या थी सरकारी नौकरी की साइकी। एक बार नौकरी लग गई यानी कि सरकारी कंपनी में, फिर कुछ भी हो जाए नौकरी नहीं जाएगी वाला एटीट्यूड यहां के एम्प्लॉइज के ऊपर डोमिनेट कर रहा था। ओवर टाइम काम हो या ना हो, सैलरी और पर्क्स पक्के मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इस वजह से वर्क कल्चर खराब हुआ, ना कोई अकाउंटेबिलिटी थी और ना ही इनके ऊपर कोई परफॉर्मेंस प्रेशर था। अब इसके बाद दोस्तों ओवर स्टाफिंग का प्रॉब्लम बहुत कॉमन था। पॉलिटिकल प्रेशर और वोट बैंक पॉलिटिक्स के चलते PSU में जितने आदमियों की जरूरत थी उससे कहीं ज्यादा भर्ती किए गए। करप्शन, ओवर स्टाफिंग और पॉलिटिकल इंटरफेरेंस को एक्सपर्ट्स ने PSUs के लॉसेस का कोर रीजन बताया है। अब हालात इतने खराब थे कि PSU प्रोजेक्ट में फर्जी नौकरियां और वेस्टफुल प्रैक्टिसेस चलती रही। एग्जाम्पल के लिए जब इसको करेक्ट करा गया, करेक्टिव मेजर का एग्जाम्पल दिया जाता है, तो केरला में एक छोटा सा हाइडल प्रोजेक्ट है, उसमें सिर्फ 10 लोगों के स्टाफ ने 75 लाख का प्रॉफिट कमा के दिया। पर अगर आप सोचो उसी PSU स्टाइल को 100 लोग रख के चलाते तो वो भी लॉस मेकिंग हो जाता। अब यही प्रॉब्लम उस वक्त के जो PSUs थे उनको एल कर रही थी दोस्तों। अब ये सरप्लस मैन पावर का असर हर जगह दिखने लगा, चाहे वो HMT की बात हो, एयर इंडिया की बात हो, BSNL हो, MTNL हो, HAL हो, DRDO हो। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशन में जो कर्मचारी थे वो ज्यादा थे और नतीजा हुआ हमेशा लॉस। 2014 तक दोस्तों पूरे देश में 65 PSUs को सिक यूनिट्स की लिस्ट में डाल दिया गया और गवर्नमेंट ने दोस्तों खुद माना कि इनकी ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी, रिसोर्स क्रंच और सरप्लस मैन पावर इनकी बीमारी की जड़ है। अब इसके बाद दोस्तों अगर हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात करें जिनमें हमें डिक्लाइन देखने को मिला, तो सबसे पहली है HMT यानी कि हिंदुस्तान मशीन टूल्स। कभी सुई से घड़ियों तक बनाने वाली ये PSU 1970-80 के दशक में घड़ी और ट्रैक्टर मार्केट पे छाया हुआ था, पर 1990s के आते आते भी HMT पुरानी टेक्नोलॉजी से चिपका रहा। टाइटन जैसे प्राइवेट राइवल्स ने नई टेक्नोलॉजी से मार्केट ले ली और 1986 में HMT के 350 बेस्ट इंजीनियर्स ने टाइटन को ज्वाइन कर लिया और उसके बाद HMT का पतन शुरू हो गया। पिछले 15 साल से कंटिन्यूअस लॉसेस, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स तक नहीं जमा कर पा रही थी ये कंपनी। अब इससे क्या हुआ कि जब कंपटीशन बढ़ा 1991 के बाद हमने प्राइवेटाइजेशन करी, तो नई कंपनीज के आने से HMT के जो प्रोडक्ट की डिमांड थी वो गिरती गई, फैक्ट्रीज आइडल पड़ गई और लॉस इतने थे कि 2016 तक पानी सर के ऊपर से गुजर गया। तो जिसके बाद मोदी गवर्नमेंट ने ताला लगाने का टफ डिसीजन लिया और 2016 में कैबिनेट ने HMT वॉचेस और इसके 2 सिस्टर यूनिट्स यानी कि चिनार वॉचेस और बियरिंग्स को बंद करने का अप्रूवल दे दिया। अब इसको बंद करने के बाद इसके जो 1000 कर्मचारी थे उनको साल 2007 के पे स्केल के ऊपर VRS पैकेज दिया गया और 427 करोड़ खर्च करके उनको रिटायर कर दिया गया। तो 50 साल तक चलने के बाद दोस्तों टाइम कीपर टू द नेशन अपने ही वक्त से हार गया।
दूसरा एग्जांपल है दोस्तों बीएसएनएल और एमटीएनएल, टेलीकॉम सेक्टर का। देखिए 2000 से पहले तक भारत की टेलीकॉम कहानी बीएसएनएल और एमटीएनएल के इर्द गिर्द घूमती थी। मोनोपोलीज थी, लोग मजबूरन इनकी स्लो सर्विस को झेलते थे। फिर आया दोस्तों प्राइवेट प्लेयर्स, एयरटेल, वोडाफोन और बाद में जियो। जब इन्होंने कंपटीशन लाया तो इससे बीएसएनएल अपने आप को इनोवेट नहीं कर पाया। ओवरस्टाफ्ड और ब्यूरोक्रेटिक बीएसएनएल टेलीकॉम इंडस्ट्री में सिर्फ एक फ्रिंज प्लेयर बनकर रह गया। 2013-14 में बीएसएनएल देश की सबसे बड़ी लॉस मेकिंग पीएसयू थी। 7,019 करोड़ इसका एनुअल लॉस हुआ करता था। और इसके बाद फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में एयर इंडिया और बीएसएनएल जैसों ने पूरे पीएसयूज का 85% लॉसेस अपने कंधों पर ले रखा था। अब दोस्तों इसके पीछे का अगर हम एक मेजर फेलियर देखें, वन ऑफ द मेजर फेलियर्स देखें, तो वो था इनके एम्प्लॉइज का माइंडसेट कि भाई नेटवर्क चले ना चले, उनको पता है कि भाई हमें हमारी सैलरी मिलती रहेगी। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ? बीएसएनएल के 1.5 लाख वर्कफोर्स ने कंपनी को खुद इनर्शिया से डुबो दिया। अब स्टाफ इतना ज्यादा था कि 2018-19 में बीएसएनएल का 74% रेवेन्यू सिर्फ सैलरी में जा रहा था। सोचो, कमाई से 3/4 सिर्फ तनख्वाहों पर जा रहा है। कंपनी इनसिपिएंट सिक कैटेगरी में आ गई। और एमटीएनएल की अगर बात करें जो मुंबई और दिल्ली में था, उसका हाल और बुरा था। नेटवर्क्स आउटडेटेड थे, बस सरकारी दफ्तर बन के रह गए थे। अब उस वक्त के ऊपर एक जोक भी फेमस था कि एमटीएनएल का फुल फॉर्म है मेरा टेलीफोन नहीं लगता। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि 2010 तक बीएसएनएल और एमटीएनएल वाज ब्लीडिंग मनी, कस्टमर्स इनके भाग गए और जियो और एयरटेल ने मार्केट के ऊपर कब्जा कर लिया। अब इसके बाद है दोस्तों एयर इंडिया, भारत की नेशनल एयरलाइन, जिसे 1953 में टाटा से लेकर सरकारी कंपनी बना दिया गया था। अब एक जमाने में महाराजा वर्ल्ड क्लास था, पर सोशलिस्ट एरा के बाद इसे पॉलिटिकल हाथों का खिलौना बना दिया गया। ओवर स्टाफिंग, फ्री टिकट्स फॉर नेताज, डिसीजन ऑन विम्स, एयर इंडिया लगातार लॉस देती रही। 2000s में इसका एक इंडियन एयरलाइंस के साथ इनएफिशिएंट मर्जर करवाया गया, जिससे इसका जो कर्जा था वो और भी ज्यादा भारी हो गया। एंड बाय 2010s एयर इंडिया वाज सर्वाइविंग ऑन बेलआउट्स। अब अगर मैं आपको हल्का सा आंकड़ा दूं तो सरकार टैक्स पेयर का 20 करोड़ रुपया हर दिन जला रही थी इस एयरलाइन के लॉसेस की भरपाई करने के लिए। सोचिए, 3 मिलियन यूएसडीज पर डे जनता का इतना पैसा फूका जाता था एयर इंडिया को जिंदा रखने के लिए। लेकिन फिर भी दोस्तों एम्प्लॉई यूनियन को यह यकीन था कि सरकार कभी हमें डूबने नहीं देगी, हमारी नौकरी तो पक्की है, चाहे प्लेन फिर खाली ही क्यों ना उड़े। और अकाउंटेबिलिटी के नाम पर हाल यह था कि लोग आम मजाक करते थे कि एयर इंडिया से ट्रेवल करना मतलब समझो आपका लगेज गया, क्योंकि एयर इंडिया का रिकॉर्ड था कि बैगेज को वो खो देता था। एक एनालिसिस के मुताबिक आप जान के शॉक हो जाओगे कि एयर इंडिया बैगेज हैंडलिंग में दुनिया का सबसे खराब एयरलाइन बन चुका था। हर 36 पैसेंजर्स में से एक का बैग गुम होता था। इसके बाद आता है दोस्तों ओएनजीसी एंड ऑयल पीएसयूज। ओएनजीसी जैसे महारत्ना के साथ भी अजीब खेल हुआ। 2000 से लेकर 2014 के बीच सरकार ने डीजल, केरोसिन, एलपीजी सस्ते रखने के चक्कर में ऑयल कंपनीज की कमर तोड़ दी। अपस्ट्रीम पीएसयू ओएनजीसी से कहा गया कि तुम अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा ओएमसीज यानी कि आईओसी, बीपीसीएल और एचपीसीएल को डिस्काउंट में दो ताकि वो पब्लिक को सस्ता फ्यूल दे पाए। एग्जाम्पल के लिए फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में ओएनजीसी ने 56,384 करोड़ अपने पैसों का फ्यूल सब्सिडी में झोंक दिया। अब इतना बड़ा अमाउंट ओएनजीसी के रिकॉर्ड प्रॉफिट को खा गया। 2008-9 में जहां 32,000 करोड़ की सब्सिडी शेयर था ओएनजीसी और ऑयल इंडिया का, 2013-14 तक बढ़कर यह 67,000 करोड़ रुपए हो गया। यानी पीएसयू ऑयल कंपनीज का प्रॉफिट ट्रेजरी या कंज्यूमर सब्सिडी में ट्रांसफर होता रहा और खुद के एक्सपेंशन के लिए फंड्स बचे ही नहीं। पॉलिटिकल मेडलिंग का यह नतीजा था कि इंडिया का ऑयल प्रोडक्शन स्टेग्नेट कर गया, जबकि उसकी डिमांड बढ़ती गई। अब इसके बाद इंडियन ऑयल और बीपीसीएल को भी हर साल बजट से कंपनसेशन मांगनी पड़ी। फाइनेंशियल ईयर 2014 में टोटल ऑयल सब्सिडी 1.39 लाख करोड़ तक पहुंच गई। आप सोचिए, 1.39 लाख करोड़ रुपए। अब इन सबके बीच मिडिल ईस्ट से महंगा तेल इंपोर्ट करके इकोनॉमी चल रही थी, पर अपने पीएसयू रिसोर्सेज की पोटेंशियल वहीं दब गई दोस्तों। अब इसके बाद अगला है दोस्तों इंडियन रेलवेज। देखिए, रेलवेज पूरे देश की लाइफलाइन थी और है भी, पर 2014 से पहले तक उसका हाल भी एक बुरे पीएसयू की तरह हैवी ओवरस्टाफिंग यानी कि 13 लाख एम्प्लॉइज, पुराने कोचेज और ट्रैक, कम रेवेन्यू पर ट्रेन था। और इसके बाद वोट बैंक के चलते जो पैसेंजर के फेयर्स थे वो भी एक डिकेड तक फ्रीज रखे गए, जिससे हर साल रेलवे को बजट सपोर्ट चाहिए होता था। अब इसके बाद अनमैन्ड क्रॉसिंग्स और पुरानी सिग्नलिंग की वजह से रोजाना न्यूज आती थी कि भाई रेल दुर्घटना आती है। अब एक हाई लेवल कमेटी ने साल 2012 में वार्न भी किया कि अगर 1 लाख करोड़ सेफ्टी पे खर्च नहीं किए तो हर साल एक बड़ा एक्सीडेंट होगा। लेकिन ये 1 लाख करोड़ जा कहां पे रहा था? टू पेसिफाई द पीपल। अब इस ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया के बावजूद सरकारी मंत्र सिर्फ यही था कि लॉस हो रहा है तो होने दो, नौकरियां तो चलनी ही चाहिए।
अब थोड़ी बहुत सुधार की कोशिश 2000s में हुई, एग्जांपल लालू प्रसाद यादव ने फ्राइट बढ़ा के प्रॉफिट दिखाया, पर स्ट्रक्चरल चेंजेस दोस्तों इस वक्त के ऊपर जीरो थे। अगला है दोस्तों डीआरडीओ और HAL, डिफेंस के PSUs। देखिए डिफेंस सेक्टर में भी यही कहानी रही, R&D स्लो था, टाइमलाइन हमेशा डिले रही। डीआरडीओ को जेट इंजन बनाने के लिए, जो कि कावेरी इंजन था, डिकेड्स का टाइम मिला, लेकिन वो अभी तक पूरा नहीं हुआ। उसके बाद हमें यूएसए की कंपनी से वो चीज इंपोर्ट करनी पड़ी। अर्जुन टैंक का प्रोजेक्ट 1974 में शुरू हुआ, आर्मी ने 45 साल बाद भी मुश्किल से 124 टैंक्स लिए, और वो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स के साथ। हर प्रोजेक्ट में डिले और कॉस्ट ओवररन का प्रॉब्लम कॉमन था। कैग रिपोर्ट तक ने तो डीआरडीओ को फटकार भी लगाई कि भाई आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं वो डिलेड हैं, आपके कॉस्ट ओवररन्स हैं, आपका जो आउटपुट है वो फिर भी सब स्टैंडर्ड है। HAL जो डिफेंस के एयरक्राफ्ट बनाता है, उसकी पेस से भी फोर्सेस खुश नहीं थे। इंडियन नेवी ने 2020 में सीधा मना कर दिया कि HAL का बनाया हेलीकॉप्टर हमको नहीं चाहिए भाई। HAL's प्रोडक्ट डज नॉट मीट अवर रिक्वायरमेंट्स, ये उनकी डायरेक्ट स्टेटमेंट थी। मतलब अपनी नेवी भी ट्रस्ट नहीं कर पा रही थी PSU की कैपेबिलिटी पे। क्यों? क्योंकि कंपटीशन नहीं था दोस्तों, सालों तक सिर्फ HAL ही ऑप्शन था, तो एफिशिएंसी का कोई प्रेशर ही नहीं बना। ये टैबू ऑन प्राइवेट सेक्टर का नतीजा था कि प्राइवेट कंपनीज को डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग से दूर रखा गया। रिजल्ट, ना तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई और ना ही PSUs ने उस टेक्नोलॉजी को खुद बनाने की कोशिश की। अब इसके बाद लास्ट प्रॉब्लम जो इस फेज में बचती है दोस्त, वो है प्रोडक्टिविटी के ऊपर जॉब्स को प्रायोरिटी देना। देखिए 1950 से 2010 तक काफी पॉलिसीज ने वोट्स और नौकरी को प्रोडक्टिविटी से ऊपर रखा है। सरकारी नौकरी देना मतलब तुरंत पॉलिटिकल माइलेज, चाहे वो नौकरियों का व्हाइट एलिफेंट ही क्यों ना पालना पड़े। अब पब्लिक सेक्टर विल क्रिएट एम्प्लॉयमेंट, ये एक ऑब्सेशन था लोगों में। नतीजा क्या हुआ? PSU बैंक्स की ब्रांचेस हर गांव में खोल दी गई, चाहे उनका बिजनेस वहां पे हो या ना हो। मिल्स और फैक्ट्री चाहे फिर वो लॉस मेकिंग ही क्यों ना हो, चाहे उनकी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट ही क्यों ना हो, उनको खुला रखो ताकि वहां के जो काम करने वाले लोग हैं वो नाराज ना हो। ट्रेड यूनियंस स्ट्रांग थे और हायर एंड फायर तो दूर की बात, कोई इंप्लॉय का ट्रांसफर भी करना मुश्किल था। और इसी फेज में दोस्तों जो मेजर प्रॉब्लम थी वो ये थी कि प्राइवेट सेक्टर को हमेशा शक की नजर से देखा गया, जैसे वो कोई प्रॉफिट कमाने वाले शैतान हो। अब इस आइडियोलॉजी ने हमारी इकोनॉमी को 30 से 40 साल पीछे धकेल दिया। इनोवेशन या प्रोडक्टिविटी की बात करना ऑलमोस्ट एंटी वर्कर माना जाता था, और जो लोग सजेस्ट करते थे कि प्राइवेट कंपनीज को मौका दो, उनको बोला जाता था कि देश बेचने की बात कर रहे हो। अब सवाल उठता है कि क्या यह गुस्सा सही जगह पर था? नहीं, क्योंकि जिसके लिए PSUs बनाए, इकोनॉमिक ग्रोथ और सेल्फ रिलायंस, वो तो भाई मिला ही नहीं। 1991 में मजबूरी में लिबरलाइजेशन हुआ, थोड़ा प्राइवेट सेक्टर आगे आया, पर 2014 तक भी सरकार PSU को फैमिली सिल्वर मान के चल रही थी। रिजल्ट, 2013-14 तक एक तरफ कुछ CPSE प्रॉफिट दे रहे थे, पर बहुतों का लॉस उन प्रॉफिट्स को खा जाता था। अब दोस्तों इन्हीं चीजों को देखते हुए 2014 के बाद से सरकार ने काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए, और जो इस फील्ड से रिलेटेड पॉलिसी के रिफॉर्म्स थे वो सरकार ने एग्रेसिवली परस्यू भी करे, और इसका नतीजा हमें आज देखने को मिलता है। अब इसका कंपैरेटिव एनालिसिस देखते हैं डेटा का, कि पहले डेटा क्या था और फिर ये डेटा कैसे हुआ, आज हमारे पास PSUs का क्या स्टेटस है। एक बार उसको डेटा से देख लेते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस से, और फिर देखेंगे कि सरकार की कौन सी पॉलिसीज ऐसी रही जिन्होंने हमें ये नंबर अचीव करा के दिया। तो देखिए 2014 में जहां PSU कंपनीज को लॉस मेकिंग एंटिटीज का टैग मिल चुका था, आज दोस्तों वो नैरेटिव पलट चुका है। ओवरऑल PSU प्रॉफिटेबिलिटी डबल से भी ज्यादा हुई है। अगर हम इसके कुछ इंडिकेटर्स को देखें तो देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के PSU इंडेक्स में लिस्टेड 56 कंपनीज ने फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 में 5.07 लाख करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है, और ये फाइनेंशियल ईयर 2023 के 3.43 लाख करोड़ से 48% ज्यादा है दोस्तों। सिर्फ एक साल में 48% का जंप। 14 PSUs तो 10,000 करोड़ से ऊपर प्रॉफिट इंडिविजुअली कमा रही हैं। फाइनेंशियल ईयर 2014 से कंपेयर करें तो CPSEs का नेट प्रॉफिट 87% बढ़ चुका है। इसी के बीच अगर PSU बैंक्स का प्रॉफिट देखें तो फाइनेंशियल ईयर 14 में वो 37,000 करोड़ था, और फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो बढ़ के 1.41 लाख करोड़ हो गया, यानी 4x का इंक्रीज। ऑयल PSUs भी दोस्तों, IOC, BPCL, HPCL, जो 2014 तक सब्सिडी के लॉस झेल रहे थे, अब उनमें भी मार्केट बेस्ड प्राइसिंग के बाद रिकॉर्ड प्रॉफिट्स देखने को मिल रहे हैं। BPCL ने फाइनेंशियल ईयर 2023 में 6,500 करोड़ का प्रॉफिट किया डिस्पाइट वन बैड हाफ, और इसके बाद IOCL और HPCL भी ग्रीन है। अब इसके बाद दोस्तों NPAs और एफिशिएंसी, जैसे हमने ऊपर बताया कि PSU बैंक्स ने अपनी बैलेंस शीट साफ करके 1 लाख करोड़ प्लस का प्रॉफिट कमा लिया फाइनेंशियल ईयर 2023 में। इसी के साथ अगर हम उनका GNPA भी देखें, यानी कि ग्रॉस NPA देखें, तो उसकी रेशो भी दोस्तों 14.6% से गिर के सिर्फ 3% रह गई है। मतलब लेंडिंग एफिशिएंसी भी बैंक से सुधरी है। अब हर PSU बैंक रिटर्न ऑन इक्विटी 10% से प्लस दिखाने लगा है, जो कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, और इससे ही दोस्तों मार्केट में कॉन्फिडेंस भी आया है, लोगों में कॉन्फिडेंस आया है। 2014 में PSU स्टॉक इन्वेस्टर्स के लिए डूबती नैया हुआ करती थी, अब उन्हीं
उन्हीं में धनाधन पैसा लग रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री के डेटा के मुताबिक 81 लिस्टेड पीएसयूज का टोटल मार्केट कैप 2014 से 2023 तक 225% बढ़ चुका है। पीएसयू इंडेक्स ने पास्ट 5 साल में 79% रिटर्न दिया है और इससे उन्होंने कई प्राइवेट इंडाइसेस को भी बीट कर दिया है। एचएएल जैसी कंपनी 1000% रिटर्न 5 साल में दे चुकी है, यानी 10x का इंक्रीज। एसबीआई स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई पे हैं, यानी इन्वेस्टर्स का भरोसा पीएसयूज में वापस आने लगा है कि वो भी अब वैल्यू क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन आखिर में सवाल उठता है दोस्तों कि आखिरकार भारत ने ये नंबर्स अचीव कैसे करे। देखिए, ये सब रंग लाने लगा रफली 2018-19 के बाद। कोविड के दौरान भी पीएसयू रिफॉर्म्स अपने पेस से चले। बीपीसीएल को बेचने की कोशिश की गई। बैंक्स मर्जर 2019 में, जैसे कि 10 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को मर्ज करके 4 लार्ज बैंक्स बना दिए गए। अब बाय 2025 सरकार ने अनाउंस किया है कि सिर्फ कुछ ही स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में 4 से 5 पीएसयूज रखेंगे, बाकी सब में इधर प्राइवेटाइज करा जाएगा या उन्हें कंसोलिडेट कर दिया जाएगा। रिजल्ट, आज एंटाइटलमेंट मेंटालिटी खत्म हो रही है और अकाउंटेबिलिटी आ रही है दोस्तों। पीएसयू एम्प्लॉइज को भी लगने लगा है कि भाई परफॉर्म करो या अभी निकलो, वरना नौकरी हमारी पक्की नहीं है। 2019 में एयर इंडिया सेल से पहले जॉब फॉर लाइफ की सोच बदली गई और एयर इंडिया एम्प्लॉइज को टाटा ने हायर तो कर लिया, पर अपनी प्राइवेट टर्म्स एंड कंडीशन पे, और वो एक सब पीएसयू एम्प्लॉइज के लिए वार्निंग जैसी थी। अब बात करते हैं कि ये अचीव असल में कैसे हुआ। तो देखिए, 2014 में एक ड्रास्टिक माइंडसेट चेंज देखा गया। न्यू गवर्नमेंट ने खुलकर कहा कि गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, यानी सरकार का काम पॉलिसी बनाना है, ना कि होटल, एयरलाइन और फैक्ट्री चलाना। ये पहले के माई बाप सरकार वाले एटीट्यूड से एक बड़ा डिपार्चर था। अब इस आइडियोलॉजिकल शिफ्ट ने पॉलिसी डायरेक्शन बदल दी। अब फोकस था कि पीएसयूज को प्रोफेशनलाइज या प्राइवेटाइज करो और सरकार सिर्फ रेगुलेटर या फैसिलिटेटर बनी रहेगी, जो एक्चुअली में सरकार का रोल भी होना चाहिए। अब 1991 के बाद जो हमने डिसइन्वेस्टमेंट का काम शुरू किया था, उसको प्रेजेंट गवर्नमेंट ने फुल थ्रॉटल मॉडर्नाइज और मोनेटाइज मंत्र अप्रोच से रिप्लेस कर दिया। यानी अब लॉस मेकिंग यूनिट्स को टैक्सपेयर्स का पैसा पिला पिला के जिंदा नहीं रखा जाएगा। यह सिलसिला सरकार ने बंद करने का फैसला लिया है। अब देखिए, 3 स्टाइल अप्रोच अपनाई गई है। यू जनरेट प्रॉफिट तो यू विल सर्वाइव। एग्जांपल के लिए बीएसएनएल, एग्जांपल के लिए बीपीसीएल और एग्जांपल के लिए पब्लिक सेक्टर बैंक्स। दूसरा, अगर नहीं करोगे तो यू विल बी प्राइवेटाइज्ड। एग्जांपल के लिए एयर इंडिया। एंड अगर आपका हाल बिल्कुल ही बुरा है, एग्जांपल इज एचएमटी, तो यू विल बी डिसमेंटल्ड। यानी अपने आप को इंप्रूव करो और अब से पब्लिक के पैसों से इंप्लॉइज और कंपनीज के फेलियर की भरपाई नहीं होगी। हेंस इसके तहत जो पीएसयूज जहाज डूब रहे थे, उन्हें प्राइवेट हाथों में देकर उनका बेस्ट यूज करवाया गया और जो पैसा मिले उससे पब्लिक वेलफेयर और कैपिटल प्रोजेक्ट्स में लगाया गया। अब इस पॉलिसी के तहत दोस्तों काफी अग्रेसिव रिफॉर्म्स आए, जिससे धीरे धीरे 1950s के टाइम से चलती हुई गलतियां सुधारी जा रही हैं। सबसे पहला है दोस्तों स्ट्रैटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट, यानी कि प्राइवेटाइजेशन के मूव्स। सबसे सिंबॉलिकली बड़ा कदम था एयर इंडिया का प्राइवेटाइजेशन। 2021 में 20 साल की कोशिश के बाद एयर इंडिया को टाटा ग्रुप को बेच दिया गया। अब इससे सरकार के 61,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के कर्ज का बोझ हल्का हुआ। टाटा ने 18,000 करोड़ में इसको खरीदा और 15,300 करोड़ रुपए डेट भी कैरी किया। अब सबसे बड़ी रिलीफ की बात थी कि हर रोज का 20 करोड़ जो टैक्सपेयर का पैसा था, जो एयर इंडिया को जिंदा रखने में जा रहा था, वो बंद हो गया। अब ये एक मेजर विक्ट्री माना गया रिफॉर्म्स के लिए और एक सिग्नल था कि अब आइडियोलॉजी ट्रूली बदल रही है दोस्तों। ये एक वाटरशेड मूवमेंट भी था, जिसमें एक आइकॉनिक पीएसयू जिसमें लोगों की सेंटिमेंटल वैल्यू भी जुड़ी हुई थी, उसके बावजूद सरकार ने इसको बेच दिया, जो कि एक कड़ा सिग्नल था कि अब से परफॉर्मेंस मैटर्स। अब इसके अलावा दोस्तों और भी डिसइन्वेस्टमेंट्स लाइन में थे कि भाई अगर आप अपने आप को इंप्रूव कर लोगे तो यू विल बी कंटिन्यूइंग। इसी में जैसे बीपीसीएल था, उसको बेचने की प्लानिंग हो रही थी। मैं आपको कहानी डिटेल में बताता हूं। उसको हम बेचने की प्लानिंग कर रहे थे, कोविड आ गया, ये प्लान डिले हो गया। कोविड के बाद इस बीपीसीएल ने अपने आप को प्रॉफिट मेकिंग बना लिया सिर्फ 3 ही क्वार्टर्स में। इतना प्रॉफिट कमाया सिर्फ 3 क्वार्टर्स में, जितने को इसको प्राइवेटाइज करने के लिए हमें दाम लगा रहे थे। तो इसको हमने बाद में फिर प्लान उसका कैंसिल कर दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि भाई ये सब कैसे अचीव हुआ? ये माइंडसेट का शिफ्ट था दोस्तों, जो एयर इंडिया के टाइम जो एम्प्लॉइज को लगा कि भाई एयर इंडिया जैसे हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है, तो उससे कहीं ना कहीं एक ये माइंडसेट शिफ्ट जरूर आया। अब ऐसे में अगर हम ओवरऑल डिसइन्वेस्टमेंट्स की बात करें तो बीपीसीएल जो कि ऑयल मार्केटिंग पीएसयू, उसकी सेल प्लान हुई। नीलाचल इस्पात निगम स्टील प्लांट जो था उसको टाटा स्टील ने एक्वायर किया। शिपिंग कॉर्पोरेशन और कॉनकॉर जैसी फर्म्स के स्टेक सेल प्रोसेस चालू में है। मतलब सरकार उन सेक्टर से निकल रही है जहां प्राइवेट प्लेयर्स एफिशिएंटली मौजूद हैं, ताकि पीएसयूज का जो डेड वेट है दोस्तों वो इकोनॉमी पर से उठ सके। अब इसके बाद सरकार ने गोल्डन हैंडशेक भी अपनाया। पीएसयू रिफॉर्म का एक टफ लेकिन बहुत जरूरी पार्ट था ओवर स्टाफिंग को खत्म करना। बीएसएनएल का केस सबसे ड्रामेटिक है। 2019 में बीएसएनएल और एमटीएनएल के लिए वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम लॉन्च हुआ, जिसमें उम्र दराज स्टाफ को एक पैकेज देके अर्ली रिटायरमेंट ऑफर दिया गया।
अब इन दोनों कंपनीज में इतना भारी भरकम वर्कफोर्स था कि देश का लार्जेस्ट रिटायरमेंट ड्राइव बन गया था। ये सिर्फ बीएसएनएल में ही यानी कि 78,559 एम्प्लॉइज विच वर हाफ ऑफ द कंपनी उन्होंने वीआरएस ले लिया। एमटीएनएल मुंबई दिल्ली सर्कल टेलीकॉम में भी 80% स्टाफ ने वीआरएस लेके अलविदा कह दिया। सोचिए एक झटके में 93,000 लोग वॉलंटरीली पीएसयू से निकल गए। अब यह पहले सोचना भी नामुमकिन लगता था, पर यह कदम जरूरी था क्योंकि बीएसएल का सैलरी बिल अपने रेवेन्यू के 70% से पार पहुंच गया था। कंपनी के पास नेटवर्क मॉडर्नाइज करने के पैसे ही नहीं बचते थे। अब वीआरएस के बाद बीएसएनएल ने अपने 4G और 5G रोल आउट प्लान पे ध्यान दिया, प्राइवेट टीसीएस के साथ हाथ मिला के इंडिजिनस नेटवर्क गियर डेवलप करा। अब रिजल्ट ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हुई, फ्यूचर के लिए पाथ क्लियर हुआ। अब ऐसे ही दोस्तों बाकी के पीएसयूज में भी रैशनलाइजेशन किया गया। रेलवेज ने भी कुछ डिपार्टमेंट्स में रिटायरमेंट स्कीम चलाए। डिफेंस फैक्ट्री जो कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज कर दिया गया, उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया गया और स्टाफ को रैशनलाइज भी किया गया। अब दोस्तों ये सब स्टेप्स जहां हमें पॉलिटिकली इंपॉसिबल लगते थे, प्रेजेंट गवर्नमेंट ने एक पॉलिटिकल विल की एग्जांपल देकर इनको कर दिखाया। अब इसके बाद दोस्तों एक और सबसे तगड़ा एग्जांपल है पीएसयू बैंक रिफॉर्म्स का। देखिए फाइनेंशियल सेक्टर में सरकारी बैंक्स बैकबोन है, पर 2014 तक ये सबसे वीक लिंक बन गए थे। यूपीए 2 के एरा में 2008 से 14 के दौरान इनडिस्क्रिमिनेट लेंडिंग हुई, बहुत सारे लोन जो अल्टीमेटली डूब गए थे। और इस कॉन्सेप्ट को फोन बैंकिंग भी कहा जाता है, जहां नेता लोग फोन पर लोन दिलवा देते थे। अब इस वजह से 2014 के बाद एनपीए सरफेस पे आने लगे। 2015-16 आरबीआई एसेट क्वालिटी रिव्यू ने सारे छुपाए हुए एनपीएस बाहर निकालने का हुक्म दे दिया, जिससे एकदम से पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग बैंक्स का एनपीए रेशियो 2018 तक 14.5% के एब्सर्ड लेवल पर पहुंच गया। मतलब हर 100 रुपए जो लेंड किए गए थे उनमें से 14.5 रुपए का लोन वापस आने का चांस बिल्कुल है ही नहीं था। अब इसके कारणवश साल 2016 और 18 में बैंक ह्यूज लॉसेस में चले गए, लेकिन फिर सरकार ने 4R स्ट्रेटजी निकाली। रिकॉग्निशन, रिकैपिटलाइजेशन, रेजोल्यूशन और रिफॉर्म लागू करा। सरकार एक आईबीसी इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड लॉ लेके आई, जिससे बैड लोन्स को रिकवर करने का प्रोसेस शुरू करा गया। डिफॉल्टर्स के अगेंस्ट एक्शन हुआ, जिससे दोस्तों आज 2025 में बैंक्स का एनपीए हालत बहुत ज्यादा हद तक सुधर गया है। दूसरा बड़ा स्टेप था दोस्तों बैंक कंसोलिडेशन। 2017 तक 27 अलग पीएसयू बैंक्स थे, सब अपनी अपनी बढ़ती एनपीएस की लड़ाई लड़ रहे थे। 2019-20 में इनको मर्ज करके सिर्फ 12 बैंक्स बना दिए गए। जैसे एसबीआई ने 5 एसोसिएट बैंक्स को एब्जॉर्ब कर लिया, पंजाब नेशनल बैंक ने ओबीसी और यूनाइटेड बैंक को एब्जॉर्ब कर लिया, कैनरा ने सिंडिकेट को कर लिया, एक्सेट्रा। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स थे। अब दोस्तों इस स्ट्रैटेजी को अगर डिकोड करें तो मर्जर से देखो फायदा क्या मिला। एक तो उनका साइज बड़ा हो गया, जिससे वो लेंडिंग ऑपरेशंस अपने बढ़ा सकते थे। इन बैंक्स का जो ऑपरेशनल कॉस्ट था मर्जर्स की वजह से कम हो गया, और जो वीक बैंक्स थे वो स्ट्रॉन्ग बैंक्स में समा गए, जिसकी बदौलत दोस्तों आज भारत के पास एक रिसर्जेंट बैंकिंग सेक्टर है। सारे पीएसबीज का ग्रॉस एनपीए रेशियो अब सिर्फ 3 से 3.5% पे रह गया है, जो कि पिछले 10 साल का लोएस्ट है। और अगर दोस्तों हम इसकी पीक की बात करें तो ये 14.6% के आसपास थी साल 2018 में। अब इस एनपीए क्लीनअप का असर दोस्तों प्रॉफिट्स पे भी पड़ा। जहां 2017-18 में पीएसबी कलेक्टिवली लॉस में थे, वहीं अब ये रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कमा रहे हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पीएसयू बैंक्स ने 1.41 लाख करोड़ नेट प्रॉफिट अर्न किया, जो कि एक ऑल टाइम हाई है। हर एक पब्लिक सेक्टर बैंक अब प्रॉफिटेबल है। इवन द प्रीवियसली वीक वंस लाइक यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जो पहले पीसीए रिस्ट्रिक्शंस में थे, वो अब वहां से निकलकर प्रॉफिटेबल हो गए हैं। गवर्नेंस भी टाइट हुई है। बैड लोन्स के लिए सीईओज की अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करा जा रहा है। बैंक बोर्ड्स में बेटर रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस लागू करी जा रही हैं। और ये सब देख के एक कॉमन टैक्स पेयर को थोड़ा सुकून मिल रहा है दोस्त, कि भाई अब मेरा पैसा बैंक्स रेस्क्यू में दोबारा नहीं डूबेगा। इसके बाद दोस्तों जो अगला रिफॉर्म गवर्नमेंट लेके आई वो था रेगुलेटर एंड नॉट ऑपरेटर। 2014 के बाद सरकार ने यह मंत्र अपनाया कि भाई पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का ओनरशिप कंपल्सिव नहीं है। सिर्फ स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स जैसे कि डिफेंस, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी में जहां जरूरत हो वहां तक सरकार अपना बिजनेस चलाएगी, और बाकी सब जगह या तो प्राइवेट को चांस दिया जाएगा या फिर वहां पे प्रोफेशनल बोर्ड ऑफ कंपनी को ऑपरेट करने दिया जाएगा। और इसी मंत्र को सरकार ने एक लाइन में समाप्त करा था कि नाउ द गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन द बिजनेस। खुद पीएम ने यह लाइन बहुत बार बोली। अब इसका इंपैक्ट ही हुआ कि पुराने जमाने की माइक्रो मैनेजमेंट कम होने लगी पीएसयूज में, और अब पीएसयूज को ऑटोनॉमी ज्यादा मिल रही थी। उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में प्राइवेट एक्सपर्ट्स लिए जा रहे हैं, परफॉर्मेंस मेट्रिक सेट हो रहे हैं, और इस सब से जो पीएसयूज हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी की ओर बढ़ रहे हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इंप्रूव करने के लिए गाइडलाइंस टाइट हुई। लिस्टेड पीएसयूज जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड थे, उनको सेबी के नॉर्म्स फॉलो करने पड़ रहे हैं, जिससे कि ट्रांसपेरेंसी भी मेंटेन हो रही है। एक और एंगल भी है कि पहले सरकार पीएसयूज को अपनी मिल्च काऊ की तरह देखती थी, कि जब फिस्कल डेफिसिट हुआ तो डिविडेंड खींच लिया या एक्स्ट्रा पे आउट मांग लिया। लेकिन अब डिसइन्वेस्टमेंट और स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट्स के थ्रू पीएसयू खुद मार्केट से पैसा रेज कर पा रहे हैं, जिससे उनकी इंडिपेंडेंस बढ़ रही है दोस्तों। और इसी के साथ साथ दोस्तों सरकार की जो रेगुलेटरी पॉलिसीज हैं वो भी बहुत फ्लेयर प्ले रही हैं। एग्जांपल के लिए एविएशन में
कितने न्यू एंट्रेंट्स आए, प्राइवेट एयरलाइंस आ पाई, क्योंकि सरकार ने एयर इंडिया को आर्टिफिशियली डोमिनेट करवाने की कोशिश छोड़ दी, जिससे कंपटीशन आया, लोगों के लिए इकोनॉमिक प्राइसेस के ऊपर टिकट्स भी मिलने लगी। अब इसी के बीच दोस्तों जो सबसे एक्साइटिंग डेवलपमेंट है वो ये है कि अब पीएसयू प्राइवेट सेक्टर को अपना दुश्मन नहीं, पार्टनर मान रहे हैं। डिफेंस की बात करें तो पहले सिर्फ डीआरडीओ और एचएएल वेपन्स बनाते थे, अब गवर्नमेंट ने प्राइवेट फर्म्स को इन्वाइट किया है एज पार्टनर्स, और डीआरडीओ और प्राइवेट का एक सुपर एग्जांपल है ATAGS टोड आर्टिलरी गन। डीआरडीओ की लैब ने इसका डिजाइन बनाया, पर इसकी मैन्युफैक्चरिंग भारत फॉर्ज और टाटा जैसे प्राइवेट मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर की गई, और इसका रिजल्ट भारत का पहला 155 mm 52 कैलिबर गन सिस्टम बना, जिसने ट्रायल्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड रेंज अचीव कर दी। 2023-24 में आर्मी ने 307 ATAGS गन्स का 6900 करोड़ का ऑर्डर भी भारत फॉर्ज और टाटा को दे दिया। और यह है दोस्तों नया भारत, जहां पीएसयू, डीआरडीओ और प्राइवेट सेक्टर मिलकर कटिंग एज टेक्नोलॉजी बना रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए एचएएल का जो अपकमिंग IMRH हेलीकॉप्टर प्रोजेक्ट है, उसमें भी प्राइवेट सप्लाई चेन को इनकलकेट किया गया है, और इसी के साथ साथ स्पेस सेक्टर भी खुल गया है दोस्तों। अब इसरो की टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स यूज करते हैं, प्राइवेट लॉन्च प्रोवाइडर्स आ गए हैं। अब रेलवे दो नॉट पीएसयू पर से, पर उसने भी प्राइवेट ट्रेन को चलाने का मौका देना शुरू कर दिया। एग्जाम्पल के लिए तेजस एक्सप्रेस बाय IRCTC, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ दैट। अब टैबू अराउंड प्राइवेट सेक्टर जो था वो धीरे धीरे खत्म हो रहा है दोस्तों। अब आत्मनिर्भर होने का मतलब सिर्फ ये नहीं दोस्तों कि सरकारी कंपनी ही उस प्रोडक्ट को बनाए, बल्कि हमें चाहिए कि वो प्रोडक्ट हमारे देश में ही बने, चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक। जो एफिशिएंटली काम करे भारत के लिए वही बेस्ट है। अब इसके बाद दोस्तों अगला एस्पेक्ट है रिवाइवल, डिजिटाइजेशन और गवर्नेंस। देखिए उस दौर में एक चीज जिसकी वजह से करप्शन, ट्रांसपेरेंसी एक्सेट्रा मेंटेन नहीं होती थी, उसका एक मुख्य कारण डिजिटाइजेशन भी था। बहुत से लॉस मेकिंग यूनिट्स को बंद या मर्ज करके, और जो बचे उनको टेक्नोलॉजी और गुड गवर्नेंस से सुधार के रिवाइवल की आज एक नई स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। डिजिटाइजेशन एक बड़ा टूल बना, पीएसयू बैंक्स ने जम के डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करा, यूपीआई, मोबाइल बैंकिंग, जहां प्राइवेट फिनटेक से टाई अप भी किया गया, जिससे उनका रीच और एफिशिएंसी दोनों बढ़ा दोस्तों। जीईएम, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैसे पोर्टल लाई सरकार, ताकि पीएसयूज अपना प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन कॉम्पिटिटिव बिडिंग के द्वारा करें, जिससे करप्शन और डिलेज दोनों कम होंगे। अब इसके बाद कोल इंडिया जैसे पीएसयूज ने नए मेथड से प्रोडक्शन रिकॉर्ड हाईज पे पहुंचाया। 2021-22 में कोल आउटपुट 777 मिलियन टन क्रॉस हो गया, जो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत बड़ा बूस्ट था दोस्तों। प्राइवेट कमर्शियल माइनिंग अलाउ करने से भी कोल इंडिया पर पूरा प्रेशर नहीं रहा, और जिससे वो डाइवर्सिफाई करके अपने आउटपुट को बढ़ा पाए। नवरत्न, महारत्न पीएसयूज जैसे कि ONGC, IOC, NTPC, जिन पे हमेशा से कॉन्फिडेंस था, उन्होंने अपना परफॉर्मेंस और ज्यादा इंप्रूव करा। 2021-22 में टॉप 5 पीएसयू ONGC, IOC, NTPC, पावर ग्रिड और सेल, उन्होंने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का क्यूमुलेटिव प्रॉफिट कमाया। इवन टर्न अराउंड स्टोरीज लिखी जा रही हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन जो लॉस में थी वो प्रॉफिट में आ गई। NBCC कंस्ट्रक्शन की पीएसयू है, फिर से बूमिंग रियल एस्टेट मार्केट में पैसा कमा रही है। इंडियन रेलवे फैक्ट्रीज, एग्जांपल वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन बनाने वाली ICF फैक्ट्री वर्ल्ड क्लास ट्रेन्स बना रही है, और ये सब चीजें इंप्रूव्ड अकाउंटेबिलिटी और कंपटीशन के कारण हो रही हैं दोस्तों। पहले जहां पब्लिक वर्सेस प्राइवेट की लड़ाई थी, अब नेशन फर्स्ट अप्रोच है, जहां दोनों अपने अपने रोल्स निभा रहे हैं। अब दोस्तों अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो देर से ही सही, लेकिन इंकलाब तो आया। ये सफर बहुत लंबा रहा। 1950 से लेकर 1990s तक हम एक आइडियोलॉजिकल डॉगमा में फंसे रहे। सोशलिज्म ने हमें यह सोच बेच दी कि सरकार ही सबसे बेहतर व्यापारी है। अब इस सोच ने देश को किस हद तक रोके रखा, इसका एहसास आज आपको डेटा देख के हो ही गया होगा। अब इसमें एक पछतावा यह भी है कि अगर ये रिफॉर्म्स 20 साल पहले कर लिए होते तो शायद भारत आज किसी डेवलप्ड कंट्री से कम नहीं होता। सोशलिज्म ने 65+ साल तक पीएसयूज को अपनी पॉलिसीज का टॉय बना के रखा, ना उन्हें कॉम्पीट करने दिया, ना उन्हें ग्रो करने दिया। ओवर स्टाफिंग, नेपोटिज्म, जीरो अकाउंटेबिलिटी ने एक पूरी जनरेशन का पोटेंशियल वेस्ट कर दिया दोस्तों। जब ग्लोबल इकोनॉमी 1980s 90s में लीप लगा रही थी, हम अपने लेबर यूनियंस जिंदाबाद में अटके हुए थे। अब इस बात का अफसोस हमेशा रहेगा कि कितना कुछ अचीव कर सकते थे पर नहीं किया गया। अब HMTs जैसी कंपनीज जिनमें इतना इमोशनल सेंटिमेंट जुड़ा था, वो 1970s 80s में अगर मॉडर्नाइज कर दी होती तो आज वो बंद नहीं होती। BSNL आज वर्ल्ड क्लास 5G प्रोवाइडर होती अगर 2000s में ही प्राइवेट के साथ मिलकर काम करती। पर हमने हर नए आइडिया को यह कहकर टाल दिया दोस्तों कि अगर कोई चीज प्राइवेट हाथ में जाएगी तो उससे पब्लिक को नुकसान होगा। लेकिन हुआ उल्टा दोस्तों, पब्लिक का नुकसान पीएसयूज की मोनोपोली होने की वजह से होता रहा। लेकिन कहते हैं ना कि चलो देर आए लेकिन दुरुस्त आए। फिलहाल में भारत की पॉलिसीज में शिफ्ट हुआ है। फाइनली पीएसयूज की बंद सांसें खोली गई हैं। अब जाके उन्हें सांस लेने की जगह मिली है कि भाई कंपीट करो या खुद को बेचो, अब चॉइस उन्हीं के हाथ में है। सरकार अभी पिता बनके एक डंडा लेके नहीं खड़ी है, बल्कि कोच बनके उनको सपोर्ट दे रही है। इससे पीएसयूज में भी एक नया जोश और हौसला आया है।
प्रॉफिट नंबर्स दिखा रहे हैं कि अगर ऑटोनॉमी और अकाउंटेबिलिटी दो तो पीएसयूज भी रिफॉर्म कर सकते हैं। साल 2021-22 में ऑपरेटिंग सीपीएसईज का नेट प्रॉफिट 50% से ज्यादा जंप करके 2.49 लाख करोड़ हुआ, जो सोच भी नहीं सकते थे एक डिकेड पहले तक। पीएसयू बैंक्स दुनिया के इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑलरेडी डबल हो चुका है उनका, क्योंकि लोग अब भरोसा करने लगे हैं इनकी परफॉर्मेंस पर। डिफेंस पीएसयू एचएएल के स्टॉक 5x बढ़ गए पिछले 5 सालों में, क्योंकि उनको तेजस जेट और हेलीकॉप्टर के बड़े ऑर्डर्स मिल रहे हैं और प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर काम करके उनका डिलीवरी टाइम भी इंप्रूव हो रहा है। अब इन सब अचीवमेंट्स के पीछे एक ही मंत्र है कि इंडिया फर्स्ट एंड आइडियोलॉजी लेटर। अब भारत को सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के रोड़े में नहीं अटकना है कि कौन सा मॉडल बेस्ट है। जो काम करेगा वही मॉडल भारत अपनाएगा। पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों को देश के लिए काम करना है और दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। आज जब हम पिछले 70 साल के हिसाब से देखते हैं तो आंखों में थोड़ी नमी और गुस्सा दोनों आता है कि इतने साल भारत मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम पर सिर्फ हाफ बेक्ड सोशलिज्म में अपनी तकदीर से खेलता रहा। लेकिन साथ ही गर्व भी होता है दोस्तों कि फाइनली हमने उस कोर्स को करेक्ट करा। आज के टाइम के रिफॉर्म्स हमें यह दिखाते हैं कि पॉलिटिकल करेज और विजन हो तो सरकारी हाथी को भी दौड़ाया जा सकता है दोस्तों। पीएसयू आज नेशन बिल्डिंग में फिर से कंट्रीब्यूट करने लगे हैं। ऑयल पीएसयूज फ्यूल सिक्योरिटी दे रहे हैं, डिफेंस पीएसयूज हमें मिसाइल टैंक्स दे रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज के साथ मिलकर बैंक्स एमएसएमईज को क्रेडिट दे रहे हैं। और जहां पीएसयू फिट नहीं बैठते, एग्जाम्पल के लिए एयरलाइन, कंज्यूमर गुड, होटल्स, वहां सरकार निकल रही है और प्राइवेट को देश की सर्विस करने दे रही है। हेंस दोस्तों, अगर हम इसे कंक्लूड करें तो ये देश के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इट्स अ गुड वे फॉरवर्ड। जो भी ये पॉलिसी है, इट्स वर्किंग वंडरफुली वेल फॉर द नेशन। पीएसयूज अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अगर जो सरकार की 3 फोल्ड अप्रोच थी, उनमें से सरकार को सबसे जो इंपॉर्टेंट फोकस है वो देना चाहिए इनके रिवाइवल पर, कि भाई पीएसयूज भी स्ट्रॉन्ग बनाए जा सकते हैं। बीपीसीएल जिसको एक बार बेचने की बात हो रही थी, उसने 3 क्वार्टर्स में ही इतना प्रॉफिट कमा लिया कि उसने अपनी वो जो सेलिंग अमाउंट थी उसको मैच कर दिया। उसके बाद सरकार ने उसको पोस्टपोन कर दिया। बीएसएनएल ने बहुत सालों बाद अपना प्रॉफिट रजिस्टर करा और पब्लिक सेक्टर बैंक्स का भी अभी एनपीए है वो 0 हो रहा है। तो सरकार को इन पीएसयूज को और इंप्रूव करने पे भी अपना फोकस ज्यादा देना चाहिए दोस्तों। सो दैट वाज एनालिसिस फॉर टुडेस वीडियो। अब आपके इसके बारे में क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब आप भी अगर इनमें से बीपीसीएल, बीएसएनएल, इंडियन पब्लिक सेक्टर बैंक्स के बारे में डिटेल्ड एक इकोनॉमिक केस स्टडी चाहते हैं कि इन्होंने अपने आप को या सरकार ने इनको कैसे रिवाइव करा, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेगा। वी विल रिसर्च एंड मेक अ वीडियो ऑन इट। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। टिल दैट टाइम, थैंक यू सो मच। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।